प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 5 का पठन पाठन करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम पाठ नंबर 14 यानी कि विराम चिन्ह का पठन पाठन करते हैं। विराम शब्द का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। जब आप कोई वाक्य बोलते हैं तो अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए कभी आप रुकते हैं, कभी आप जल्दी जल्दी बोल देते हैं। तो अगर हम रुकते हैं तो इसका मतलब क्या है, हम वहां पर विराम चिन्ह का उपयोग कर रहे हैं। अगर हम बिना रुके ही अपनी बात कहते जाएंगे तो सुनने वाले को ना तो हमारी बात समझ आएगी और ना ही उसे कुछ अच्छा लगेगा सुनने में। तो इसीलिए हमें जब हम बोल रहे होते हैं तो हमें बीच बीच में रुकना चाहिए ताकि हम अपने भावों को, अपने विचारों को ठीक प्रकार से प्रकट कर सकें। विराम शब्द का अर्थ है रुकना या ठहरना। आपने देखा होगा कि जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है। यदि हम बिना रुके बोलते ही चले जाएंगे तो सुनने वाले को आपकी बात समझ भी नहीं आएगी और वह भ्रम में पड़कर दुखी हो जाएगा और आपको एक गलत व्यक्ति समझ बैठेगा। इस प्रकार हमारे बोलने का ढंग सब कुछ कह देता है। लिखित भाषा में भी हमें अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कहीं कहीं रुकना या ठहरना पड़ता है। तो जब हम रुकते हैं या ठहरते हैं तो हम किन चिन्हों का उपयोग करते हैं? हम विराम चिन्हों का उपयोग करते हैं। इसके लिए विभिन्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का मतलब क्या होता है? आराम। प्रत्येक चित्र के नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से देखिए। रुको, मत खाने दो, रोको मत, खाने दो। तो यहाँ पर सिर्फ विराम चिन्ह के उपयोग से ही आपके दोनों ही वाक्य बदल गए हैं। ऊपर लिखे दोनों वाक्यों में एक से शब्द है पर दोनों के अर्थ अलग अलग है। पहले वाक्य का जो अर्थ है दूसरे वाक्य का अर्थ उसका उल्टा है। अर्थ का अंतर वाक्य को बोलते समय अलग अलग स्थानों पर रुकने के कारण हो गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लिखते समय भी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए रुकने की आवश्यकता पड़ती है। रुकने के स्थान को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या है बच्चों? लिखते समय विराम का संकेत देने वाले जिन चिन्हों का हम उपयोग करते हैं उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ मुख्य विराम चिन्ह इस प्रकार है। एक होता है पूर्ण विराम जो कि आप वाक्य के अंत में लगाते हैं। अल्प विराम, जब हम दो या दो से ज्यादा अधिक चीजों के बारे में विषय में बात करते हैं तो हम अल्प विराम यानी कि कॉमा का उपयोग करते हैं। जैसे कि राम, श्याम, मोहन और मैं दिल्ली जा रहे हैं। तो राम और मोहन के बीच में, मोहन और श्याम के बीच में आप क्या लगाओगे? अल्प विराम। प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक चिन्ह ये लगाया जाता है जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। विस्मयादि बोधक या आश्चर्य सूचक चिन्ह, जब हम किसी चीज पे हैरान होते हैं या बहुत खुश होते हैं तब हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। योजक होता है, निर्देश चिन्ह या विवरण चिन्ह होता है, उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह होता है और होता है कोष्ठक। तो पूर्ण विराम, इस विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य को समाप्त होने पर किया जाता है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, सुबह से तेज वर्षा हो रही है, भारत मेरा देश है, हम सब भारतवासी है। तो यहाँ पर जहां जहां हमारा वाक्य अंत होता है वहां पर हम विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। अल्प विराम, इस चिन्ह का प्रयोग वहां किया जाता है जहां बात तो पूरी नहीं होती किंतु अर्थ को स्पष्ट करने के लिए एक शब्द को दूसरे शब्द से अथवा एक बात को दूसरी बात से अलग करने के लिए थोड़ा रुकना आवश्यक है। साहिल, राहुल और सचिन पक्के मित्र हैं। तो सचिन और राहुल के बीच में हमने क्या लगाया? अल्प विराम। वह आया, तनिक ठहरा और चला गया। वह खिलौना जो मैंने कल खरीदा था आज टूट गया। प्रश्नवाचक, ऐसे वाक्य के अंत में जहां सीधे सीधे कोई प्रश्न पूछा जाता है पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे क्या आप बाजार जा रहे हैं? यह कौन है? तुमने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया? विस्मयादि बोधक अथवा आश्चर्य सूचक चिन्ह, जो शब्द अथवा वाक्य हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, ग्लानि आदि मन के भावों को जो प्रकट करते हैं उनके अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आहा, मजा आ गया, आपने कमाल कर दिया, आहा क्या बात है।
योजक दो शब्दों को आपसी संबंध दिखाने के लिए, जब हमें दो शब्दों के बीच में संबंध दिखाना होता है तो हम योजक का प्रयोग करते हैं, जैसे कि दिन रात, सुख दुख, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, सच झूठ। निर्देश चिन्ह या विवरण चिन्ह किसी बताई जाने वाली बात के आगे अथवा उदाहरण देने के लिए, जब हम किसी चीज का उदाहरण देते हैं बच्चों तो हम निर्देश चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आज उसके दो मित्र राकेश और सुरेश आ रहे हैं। पालतू पशु गाय, भैंस, घोड़ा आदि बहुत उपयोगी हैं। उद्धरण अथवा अवतरण चिन्ह जब किसी के द्वारा कही गई बात का ज्यों त्यों अपने शब्दों में कहा जाए उसे उद्धरण चिन्ह के भीतर रखते हैं। तो जो बात कोई जैसे कहता है, जब हम वही बात बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं तब हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अंधे आदमी ने कहा, तुम मेरे कांधे पर चढ़ जाओ। बाल गंगाधर ने कहा था, आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अशोक ने प्रतिज्ञा की, मैं अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। तो हमने उनकी बात ज्यों की त्यों ही लिख दी है। कोष्ठक किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग होता है। जैसे सेठ करोड़ीमल बहुत ही कृपाण यानी कि कंजूस व्यक्ति हैं। उच्चारण बोलना जीव एवं कंठ से होता है। तो इस पाठ से हमने क्या जाना? लिखते समय विराम का संकेत देने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। आइए बच्चों इसका अभ्यास कार्य करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके पुनः लिखिए। अब आप देखो यहाँ पे पहले से ही योजक लगा हुआ है, जो सुख दुख में साथ दे। अल्प विराम वही सच्चा मित्र होता है। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? तो यहाँ पर हम प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। महेश तुम यह क्या कर रहे हो? तो महेश के बाद आप थोड़ा रुकेंगे तो आप अल्प विराम लगाएंगे, तुम क्या कर रहे हो। ऐसे ही बाकी के भाग बच्चों आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में अल्प विराम का प्रयोग इस प्रकार कीजिए कि वाक्य के दो अर्थ हो जाए। इसे पढ़ो मत हस्ताक्षर करो। इसे पढ़ो मत हस्ताक्षर करो। अब रुको मत आगे बढ़ो। रुको मत जाओ। पढ़ो मत लिखो। सही विकल्प चुनिए। विराम का अर्थ होता है आराम करना। वाक्य समाप्त होने पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है बच्चों? पूर्ण विराम का। प्रश्नवाचक वाक्य के समाप्त होने पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न चिन्ह का। शोक हर्ष घृणा वाले वाक्यों में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मय आदि बोधक का। दो शब्दों में आपसी संबंध बताने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का। आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।